बॉनी रोमा की शादी अमित नाम के लंबे कद के लड़के से हुई थी। दरअसल दोनों के माता पिता ने उनकी शादी 5 साल की उम्र में ही कर दी थी, लेकिन रोमा का गौना उसके 18 वर्ष पूरे होने के बाद हुआ। ये तो आज भी उतनी ही है जितनी 5 साल में थी। लगता है शादी के बाद इसका कद बढ़ा ही नहीं। माँ, इसका कद नहीं बढ़ा और ये बॉनी रह गई। इसमें इस बेचारी का क्या दोष? मैं जानता हूँ बाबा ने मरने से पहले जो मेरे लिए फैसला लिया होगा सही ही लिया होगा। अब ये मेरी पत्नी है और मैं इसे अपने साथ लेकर ही जाऊंगा। गौना होने के बाद रोमा अपने ससुराल आई। उनकी शादी के हफ्ते भर बाद अमित, रोमा और जानकी ने वैष्णो देवी जाने के लिए नई दिल्ली से कटरा जाने की ट्रेन पकड़ी। जैसे ही वो ट्रेन में चढ़े तो ट्रेन में चढ़ते ही सभी बॉनी को देखकर हंसने लगे। इस बॉनी को तो देखो, साड़ी में कैसी लग रही है। पता ही नहीं चल रहा कि इसने साड़ी को पहना है या साड़ी ने इसे। सबको नजरअंदाज करते हुए वो अपनी सीट तक पहुँचे। रोमा उछल उछल कर अपना सूटकेस ऊपर रखने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसका हाथ वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाया। रोमा, तुम सीट पर बैठ जाओ, सामान मैं रख देता हूँ। अरे मम्मी, ये आंटी तो मुझसे भी छोटी है। लगता है ये बॉर्नवीटा नहीं पीती। हाँ बेटा, लग तो ऐसा ही रहा है जैसे इसके हिस्से का बॉर्नवीटा भी इसके पति ने ही पी लिया होगा। रोमा का उदास चेहरा देखकर अमित उससे कहता है, रोमा, तुम इन सब की बातों का बुरा मत मानना। टिकट, चलो अपनी टिकट दिखाओ। वो जब रोमा के पास पहुंचा तो पहले उसने रोमा को ऊपर से नीचे तक देखा। अरे, तुम्हें टिकट लेने की क्या जरूरत थी? तुम तो अपनी सास या पति की गोद में बैठकर भी सफर कर सकती थी। बेकार ही पैसे वेस्ट किए। अरे टीसी साहब, इसे तो बैग में डालकर भी ले जाते तो भी किसी को पता नहीं चलता। कुछ देर बाद टीसी वहाँ से चला जाता है। फिर ट्रेन में फेरी वाले आते हैं। मूंगफली ले, मूंगफली। हमारा मूंगफली खाने का बहुत मन कर रहा है, हमारे लिए ले लीजिए ना। भाई साहब, बच्ची कह रही है तो ले लीजिए ना, वैसे भी बच्चों का दिल नहीं तोड़ते। कमबख्त बच्ची नहीं, उसकी बीवी और हमारी बहू है वो। ओहो, माफ कीजिएगा माताजी, इनके कद को देखकर तो हम कुछ और ही समझ लिए। इसी तरह ट्रेन में जो भी बॉनी रोमा को देखता उसका मजाक उड़ाता। ऐसे ही आधी रात हो जाती है, सभी सोने लगते हैं। अमित रोमा को उठाकर ऊपर वाली बर्थ पर चढ़ा देता है, जहां रोमा आराम से लेट जाती है। आधी रात को जब सभी सो रहे होते हैं तभी 2 गुंडे उस ट्रेन में चढ़ते हैं और वो यात्रियों से लूटपाट करने लगते हैं। उन्हें देख बॉनी रोमा ऊपरी बर्थ पर छुपी रहती है और वो चुपके से पुलिस को फोन कर उन गुंडों के बारे में बता देती है। तभी उनमें से एक गुंडा मोनू की गर्दन पर चाकू रख देता है। जो भी है तेरे पास जल्दी से निकाला, नहीं तो अभी अपने बेटे की जान से हाथ धो बैठेगी ये। नहीं, मेरे बच्चे को कुछ मत करना, मैं अभी तुम्हें सारे गहने देती हूँ। तभी ऊपर छुपी रोमा अपने बैग से उस गुंडे के सर पर जोर से वार करती है, जिससे वो लड़खड़ाकर नीचे गिर जाता है। अमित उस गुंडे को पकड़ लेता है कि तभी वहाँ टीसी के साथ पुलिस पहुँच जाती है और वो उन गुंडों को अरेस्ट कर लेती है। ट्रेन में बैठे सभी लोग बॉनी बहू और उसके पति की बहादुरी की तारीफ करते हैं और उनसे अपने किए हुए बर्ताव के लिए माफी मांगते हैं। आज जानकी को भी अपनी बॉनी बहू पर बहुत गर्व हो रहा था। कमला का एक बेटा कपिल और 2 बेटियां आंचल और प्रीति हैं। कपिल अपने घर में इकलौता लड़का है, इसलिए उसके ऊपर घर की जिम्मेदारियां भी ज्यादा है। कपिल की शादी गरीब घर की लड़की शीतल से होती है, जो कि दिखने में काफी खूबसूरत है। शीतल बहुत ही समझदार और भोले स्वभाव की लड़की थी। शादी के अगले दिन से ही शीतल ने घर की सारी जिम्मेदारियां संभाल ली। शीतल की 2 नंदे थीं जो कि शादीशुदा थीं और शादी के बाद अपने पति के साथ अपने मायके में ही आकर रहती थी। वो दोनों बहुत ही घमंडी थी। वो दोनों सुबह 10 बजे सोकर उठती है, जबकि बेचारी शीतल सुबह 5 बजे ही उठ जाती है और घर का सारा काम अकेले ही करती है। कल रात सचमुच बहुत ही अच्छी नींद आई है ना? सही कहा दीदी, अब बस जल्दी से 1 कप गर्मा गर्म चाय भी मिल जाए तो फिर तो मजा ही आ जाए। हाँ तो अब इसमें इतना सोचना क्या है, अब काम वाली बाई आ तो गई है घर में, मेरा मतलब है भाभी। रुक, अभी उसे चाय बनाने के लिए बोलती हूँ। प्रीति ने शीतल को 2 कप चाय बनाने के लिए कहा। तभी कमला भी वहां आ जाती है। एक तो तुम दोनों महारानियां 10 बजे सोकर उठ रही हो और ऊपर से इसे चाय बनाने को कह रही हो। हाँ, तुम दोनों को शर्म नहीं आती? हाँ तो ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया हमने, 1 कप चाय ही तो मांगी है। दोनों बहनें अपनी माँ से लड़ने लगीं। तभी शीतल ने कहा, शांत हो जाइए आप लोग। दीदी, आप लोग मेरी नंदे हैं और मेरी बहन की तरह हो। मैं अभी आपके लिए चाय बनाकर ले आती हूँ। कुछ देर बाद शीतल दोनों के लिए चाय बनाकर ले आती है। चाय पीने के बाद वो दोनों उनके लिए खाना बनाने के लिए कहती हैं। रुको बहू,
ये दोनों भी तुम्हारे साथ जाएंगी खाना बनाने। अरे ये भी कुछ सीखेंगी या नहीं। इसके बाद रसोई में तीनों मिलकर खाना बनाने गए, लेकिन आंचल और प्रीति को कुछ नहीं आता था। जहां एक ने तेल की बोतल गिरा दी तो वहीं दूसरी ने आटे का कनस्तर ही गिरा दिया। कोई बात नहीं, धीरे धीरे तुम दोनों सब सीख जाओगी। हम तो चली, हमसे नहीं बनता ये खाना वाना। हाँ, दोनों वहां से चली जाती हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। एक रोज कमला ने अपनी दोनों बेटियों से कहा, कुछ आता जाता तो है नहीं तुम दोनों को, ऊपर से शादी करके बैठ गई हो इस घर में। बहू को क्या तुमने नौकरानी समझ रखा है? माँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हम दोनों से ऐसे बात करने की? अरे वो काम करती है तो कौन सा एहसान करती है? बहू है इस घर की, उसका फर्ज है काम करना। और ये मत भूलो माँ, जितना हक भैया का है इस घर पर उतना ही हमारा भी है। आने तो शाम को भैया को अपने घर पर, आगे की बात तब होगी। अपने पतियों और भाई के आते ही दोनों बहनों ने अपनी भाभी और माँ के खिलाफ उनके कान भर दिए। माँ, क्या जरूरत थी उनसे ऐसे बात करने की? भला वो भी तो इस घर की बेटियां हैं। हाँ सासू माँ, आपको हमारी पत्नियों से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। हाँ माँ जी। तो क्या करूं दामाद जी, तुम दोनों की बीवियां बदमाश जो हैं। क्या माँ, तुम कल की आई हुई लड़की के लिए हमें बदमाश कह रही हो? अब हमें नहीं रहना ऐसी भाभी के साथ जिसकी वजह से हमें ही इतना सब कुछ सुनना पड़ता है। हाँ भैया, आप अभी इस घर का बंटवारा करो। कपिल और शीतल उन दोनों को समझाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन उन दोनों बहनों ने एक नहीं सुनी। फिर उस घर का बंटवारा किया गया और ज्यादातर हिस्सा उन दोनों बहनों ने ले लिया। कपिल, शीतल और कमला के हिस्से में एक ही कमरा आया जिसमें वो तीनों रहने लगे। कमला रोते हुए कहने लगी, पता नहीं मेरे घर को किसकी नजर लग गई जो मेरे घर का बंटवारा हो गया। माँ जी, वो दोनों अभी नादान हैं, उन्हें सही गलत का ज्ञान नहीं है। मेरी अच्छी बहू, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ जो मुझे तू मिली। अरे तू तो मेरे लिए बेटी से भी बढ़कर है। इसके बाद तो शीतल का ससुराल जैसे रणभूमि का मैदान बन गया। आंचल और प्रीति बात बात पर शीतल से लड़ने लगी और उसे नीचे दिखाने लगी। बहू, तू उन दोनों चुड़ैलों से कुछ कहती क्यों नहीं? कोई बात नहीं माँ जी, देखना एक दिन सब ठीक हो जाएगा। उधर अलग होने के बाद दोनों बहनें अक्सर खाना बाहर के होटल से ऑर्डर करती थी, जिस वजह से रोज बाहर का खा खा कर उन दोनों की और उनके पतियों की तबीयत बिगड़ने लगी और उनका पेट खराब रहने लगा और डॉक्टरों ने उन्हें घर का खाना खाने की सलाह दी। देखिए, आपको बाहर का खाना बिल्कुल बंद करना होगा और घर का ही बनाकर खाना होगा। लेकिन हमें तो खाना बनाना आता ही नहीं। हाँ तो सीख लो, इसमें कौन सी बड़ी बात है। दोनों बहनें पहली बार किचन में जाती हैं और गैस जलाने की कोशिश करती हैं, लेकिन उनसे चूल्हा जलता ही नहीं, जिस वजह से वो केरोसिन तेल चूल्हे पर डाल देती हैं और माचिस जलाती हैं, जिससे वहां पर आग लग जाती है और आग पूरे घर में किचन में फैलने लगी। दोनों बहनें भागती हुई बाहर आईं। उन दोनों के पति आग बुझाने के लिए अंदर की तरफ भागे, लेकिन फिर वो भी वहीं फंस गए। बचाओ आंचल, हमें बचाओ। हम कैसे बचाएं? हम तो खुद ही जल जाएंगी। तभी कपिल और शीतल दौड़ते हुए आए और आते ही आग के मुंह में घुस गए और दोनों को आग से सही सलामत बचा कर ले आए। आप ठीक तो है ना? भैया भाभी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने हमारी सुहाग की जान बचा ली। हाँ भैया भाभी, माँ, आज हमें समझ आ गया कि आप लोग हमारे अपने हैं और आप जो कुछ भी कहते थे हमारी भलाई के लिए कहते थे। इसके बाद दोनों ने मिलकर अपनी भाभी से माफी मांगी, जिसके बाद वो दोनों नंदे अपने अपने ससुराल चली गई और फिर कभी कभार ही अपने मायके आती, जहां शीतल अपनी दोनों नंदों की खातिरदारी खूब अच्छे से करती और वो दोनों भी अब सबके साथ अच्छे से